नमस्कार, मैं हूं शुभेंदु सिंह और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज यूपी स्पेशल प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि प्रदेश में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले आपको बताएंगे सियासत से जुड़ी खबर के बारे में, जहां सतीश महाना को सर्वसम्मति से विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद सीएम योगी ने विधानसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विधायकों को आगाह करते हुए कहा कि आपको जनता ने सदन में भेजा है इलाके की, सूबे की तरक्की के लिए, इसलिए सदन की गरिमा को बनाए रखें, साथ ही सदन की कार्रवाई में बराबर हिस्सेदारी लेते रहें। योगी के बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश ने सदन को संबोधित किया, जिसमें अखिलेश यादव काफी हंसी मजाक करते हुए नजर आए। अखिलेश ने भी सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी, साथ ही यह भी कहा कि जितना विपक्ष को मौका देंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। समय समय पर आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। आपको यह ध्यान देना होगा कि यह जो निर्वाचित सरकार है वो तानाशाह सरकार ना बन जाए। उसके बाद बात करेंगे सूबे में इस वक्त नफरतों के सौदागरों के बारे में, जिसकी वजह से पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है। साथ ही उनका समाज भी सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। और बीजेपी को वोट देने का मतलब तलाक, बीजेपी की जीत पर जश्न मनाने पर मौत और बीजेपी को वोट देने पर बेटा ही मां को पीटने लगे। आखिर ये कौन सी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये कौन सी सोच के लोग हैं जो इस तरह की हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। फिर आखिर में हम बताएंगे कि भारत माता की जयकारों की आड़ में कैसे गंदा खेल खेला गया, ऐसा खेल जो पूरे जिले को आग में झोंक सकता था, ऐसा खेल जिसमें नफरतों की बू आ रही थी। विधानसभा में शानदार जीत के बाद सीएम योगी ने आज विधानसभा को संबोधित किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को निर्विरोध चुने जाने पर बधाई दी गई। साथ ही सीएम योगी ने विधानसभा में मौजूद सभी विधायकों से यह अपील की कि 25 करोड़ जनता के बेहतर भविष्य के लिए पक्ष और विपक्ष को मिलकर के काम करना होगा। सीएम योगी के संबोधन के दौरान माहौल काफी सकारात्मक रहा। उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन की गरिमा को बढ़ाएंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने अपने पहले संबोधन के दौरान बीजेपी की चुटकी लेते रहे, साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को शुभकामनाएं दी। विधानसभा की कल की ये तस्वीर आपने देखी भी होगी और याद भी होगी। ये तस्वीर नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए एक पैगाम यानी कि संदेश है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सीएम योगी ने पहली बार विधानसभा को संबोधित किया। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष की बधाई भी दी। सीएम योगी ने कहा कि ये लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है। इस दौरान उन्होंने यूपी चुनाव 2022 में विपक्ष और अखिलेश यादव को हार के कारण समझाए। सीएम योगी ने इस मौके पर चुनावी माहौल की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यूपी की 25 करोड़ जनता के बेहतर भविष्य के लिए पक्ष और विपक्ष मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें यूपी के विकास के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि तमाम सदस्यों ने सदन की सदस्यता की शपथ ली है। इस दौरान माहौल काफी सकारात्मक रहा। इस प्रकार की स्थिति लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। आपका चयन बहुत सारा संदेश दे देता है। ये संदेश अध्यक्ष पद जैसे गरिमामय पद के लिए तो है ही, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट और मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और उससे भी महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र के जो दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। योगी ने अपने संबोधन में विधायकों से कहा कि जनता परिपक्व हो चुकी है। जनता ने यूपी चुनाव में अपनी परिपक्वता और समझदारी को दिखा दिया है। चुनाव के दौरान आरोप मढ़े गए तो प्रत्यारोप भी लगाए गए। चुनाव के दौरान नकारात्मकता बातें खूब चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन जनता ने सकारात्मक पहलुओं पर गौर किया। हमने राष्ट्रीय चुनाव से लेकर यूपी चुनाव तक आम जनता का मिजाज और मूड देखा है। जनता अब सकारात्मकता को स्वीकार करती है, नकारात्मकता को नकार देती है। उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनमानस के बीच में एक बहुत सकारात्मक संदेश देता है।
हमने अभी मार्च प्रथम सप्ताह तक चुनाव के दौरान देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। लेकिन एक चीज है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। योगी ने इशारों इशारों में विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि लोकतंत्र के दो पहिए हैं, उसमें एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है। दोनों मिलकर नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में सहयोग कर सकते हैं। ये चुनाव एक बहुत अच्छा संदेश देता है। चुनाव के दौरान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। एक चीज है जो हम देश और यूपी में देख रहे हैं, जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती है। नकारात्मकता के लिए उसके दिल में कोई स्थान नहीं है। जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। हमारे समाज और देश ने कभी नकारात्मकता को महत्व नहीं दिया। नकारात्मकता से जिंदगी में तरक्की नहीं हो सकती। सकारात्मकता से ही तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। सकारात्मकता से ही हम न केवल प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं, बल्कि सकारात्मकता के भाव से ही लोक कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। उसके बाद योगी ने सूबे में विकास की बातें की। उन्होंने कहा कि यूपी की तरक्की से देश की तरक्की ही संभव है। यूपी की तरफ पूरा देश देख रहा है। दुनिया में काफी उथल पुथल है। जैसे दुनिया भारत की तरफ देख रही है, वैसे ही यूपी की तरफ पूरा देश देख रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलते हैं तो एक और एक दो नहीं 11 की ताकत बन जाया करती है। देश की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से हो, हर एक क्षेत्र में हो। दुनिया जब अपने द्वंद्व में उलझी हुई हो, उन स्थितियों में भारत से जो अपेक्षाएं हैं, भारत उस प्रकार की अपेक्षाएं उत्तर प्रदेश से रखता है और उत्तर प्रदेश को उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक साथ मिलकर के इस अभियान का सहभागी बनता है, तो एक और एक दो नहीं होता है, बल्कि वह मिलकर के 11 की ताकत बनकर के मजबूती के साथ लोकतंत्र की इस व्यवस्था को न केवल पुष्ट करता है, बल्कि इसे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। योगी के संबोधन को गौर से सुनने के बाद अखिलेश ने विधानसभा को संबोधित किया। उन्होंने मजाकिया लहजे में सत्ता पक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए। वही नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का स्वागत करते हुए कहा कि जितना विपक्ष को मौका देंगे उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। समय समय पर आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। आपको ये ध्यान देना होगा कि ये जो निर्वाचित सरकार है वो तानाशाह सरकार न बन जाए। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर। नहीं है कि नेता सदन ने जो कोरोना पे बात कही है, वो समय आएगा तो मैं कोरोना पे भी बात करूंगा। अभी तो केवल हम इतना कहना चाहते हैं विपक्ष के होने के नाते कि समय समय पे आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी, और जितना आप विपक्ष को मौका देंगे उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। हमारे मंत्री कई बार जवाब नहीं दे पाते थे, मुझे खड़ा होना पड़ता था। इसलिए वो अनुभव आपके पास है, उस समय आपके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। अखिलेश ने खुशनुमा माहौल में खुशमिजाज अंदाज में विदेश यात्राओं पर चुटकी ली। अखिलेश ने पहले हैरत जताई कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना 35 विदेश यात्राएं कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष अब आगे विदेश यात्रा करें तो विपक्ष को भी मौका दें। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ लोगों को विदेश जाने की इच्छा ही नहीं थी। मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं
कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को ही बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बता दिए, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। दरअसल चुनाव अभियान के दौरान अखिलेश यादव के 10 मार्च के बाद विदेश जाने की बात भाजपा नेताओं की ओर से कही गई थी। अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर हम विदेश नहीं जाते तो विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे नहीं बनवा पाते, कानपुर में मेट्रो नहीं बन पाता। ये जो एक्सप्रेसवे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे नहीं बना पाता, और मैं अगर विदेश नहीं गया होता तो शायद आपके शहर को भी मैं मेट्रो नहीं दे पाता। और जब मैंने विदेश की बड़ी बड़ी इमारतें देखी, आज तो हम ये जो इमारत जिसमें बैठी है ब्रिटिश जमाने की है, ये हमारी आपकी नहीं बनाई हुई है, किस जमाने में बनी थी। और मुझे खुशी है इस बात की कि चाहे हमने ब्रिटिश परंपरा को निभाया हो, आप अध्यक्ष जी आप उस पद पर हैं, हम आपसे बहस नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चाई आप भी जानते हो, सच्चाई मैं भी जानता हूं। अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में अपने पहले ही भाषण में अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने कोरोना काल से लेकर सरकार की कमियों की चर्चा की। हालांकि उन्होंने संकेतों में बातें कही, साथ ही उन्होंने सरकार को कानून व्यवस्था के मसले पर घेर लिया। अखिलेश ने साफ कर दिया कि वे अब सरकार को इन मामलों पर सदन में लगातार घेरते रहेंगे। अब देखना होगा कि पक्ष और विपक्ष में कैसे सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कुशीनगर में बाबर को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि बीजेपी का बाबर कार्यकर्ता था। बाबर की मौत की खबर अभी चल ही रही थी कि अब अमेठी से ऐसी खबर आई जिसमें कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां के साथ मारपीट की, साथ ही मां को घर से बाहर निकाल दिया। तो सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी को वोट देने में घर से निकाल दिया जाता है एक महिला को, बीजेपी की जीत में मौत की सजा दे दी जाती है। सियासत में आखिर ये कैसी मानसिकता नजर आ रही है, और किसी पार्टी को वोट देने और ना देने का फैसला आखिर कब तक कुछ गुंडे ही करते रहेंगे, जबकि वोट देने का अधिकार हर वोटर का अपना खुद का होता है, जिसको चाहे वो दे, जिसको ना चाहे वो ना दे। फिर ये कौन लोग हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को कलंकित कर रहे हैं? बीजेपी को वोट दिया तो मारपीट कर दी जाती है। ये एक माँ का दर्द है, ये एक ममता की तड़प है, ये एक कलयुगी बेटे से प्रताड़ित माँ की मायूसी है, ये एक बेटे को परवान चढ़ाने वाली की दर्द भरी दास्तां है, जिसे सुनकर कलेजा मुंह को आ जाए, जिस्म को हिला दे, रूह को तड़पा दे। ये दर्द किसी और का नहीं बल्कि गोद का पाला माँ का दुश्मन बन गया। नाजों से पाला पोसा, लेकिन माँ को दुलार के बजाय मारपीट। और ये सब क्यों हुआ, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। सहमी हुई माँ की गलती बस इतनी सी है कि बेटे के खिलाफ जाकर भाजपा को वोट कर दिया। बेटे को जब ये बातें किसी से मालूम हुई तो उसने अपनी ही माँ पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। राजा का वोट देना वही के बरे आए, लड़का मारा था, बहू मारा था भैया। अच्छा, ठाकुर के कहे आपने विधायक जी को, तिलोई विधायक जी को वोट किया था। हाँ, इस वजह से आपके बहू और लड़का आपको परेशान कर रहे हैं। हाँ, लड़का आवा हमारे जन के जमीन लेना, हाँ। तो कहीं चाची में इनका वोट दे, राजा का पर वोट देना, हाँ। तो वही के बरे रहा नहीं पाए। अभी बाबर की मौत की चर्चा मंजरे आम से गायब नहीं हुई थी। अभी बाबर की मौत की खबर की खामोशी बंद नहीं हुई थी कि अमेठी से एक माँ की बेबस और लाचारगी की खबर ने सूबे को हिलाकर रख दिया। जब एक बेटे ने अमेठी में रिश्तों को शर्मसार कर दिया, और हैरत तब और बढ़ जाती है जब बेटे की पत्नी ने भी मारपीट में बराबर का हिस्सा लिया। दोनों ने बेरहमी से मारने के बाद घर से बेघर भी कर दिया। जाहिर पुलिस मामले पर कार्रवाई भी करेगी और करना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी मानसिकता समाज में पनप रही है, जहां भाजपा को वोट देने का मतलब मौत या मारपीट।
अभी कुशीनगर में बाबर की मौत इसका जीता जागता सबूत है, जब कुंठित मानसिकता के लोगों ने बाबर को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सियासत ना हो ऐसा मुमकिन नहीं। बीजेपी जहां बाबर के हत्यारों को सख्त सजा दिलाने की बात कर रही है, साथ ही बीजेपी विधायक पीएन पाठक ने एसआईटी जांच की मांग भी कर डाली। नहीं, आज मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, इसका एसआईटी की जांच करने के लिए निवेदन करूंगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और वहाँ प्रशासन लग गया है, जो लोग भी इसके दोषी हैं कोई बख्शे नहीं जाएंगे। इतना तो है कि पूज्य योगी जी का जो शासन है उसमें कोई बचेगा नहीं। अपराधी है तो जेल में जाए या भाग जाए। लेकिन बॉस वहाँ तो उसकी पत्नी कह रही कि सोचो से पहले मैंने कह दिया था, तो इसकी लापरवाही तो वहाँ के, तो क्या आप मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो क्या डीएम और एसपी की लापरवाही की भी चर्चा? नहीं, डीएम एसपी की लापरवाही नहीं है, वो स्थानीय सोचो था उसका था, वो लाइन हाजिर भी हो गया है। जो लोग उसमें संलिप्त थे सब लाइन हाजिर हो गए हैं। मुआवजा पर मामला आके फंस जा रहा है, मात्र 2 लाख की मुआवजा दिया गया, क्या मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में भी कुछ बात करेंगे आप? अब मैं मिलूंगा मुख्यमंत्री से, निवेदन करूंगा कि परिवार के लिए कुछ और चीजें हो जाए, बाकी जो संवैधानिक होगा वो होगा। उधर सपा के विधायक और पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने इसकी निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो आरोप लग रहा है हत्या के पीछे का कारण, वो तस्वीर साफ होनी चाहिए। बाबर की हत्या हो जा रही है, कारण बताया जा रहा है कि बीजेपी के समर्थक थे, जीत की खुशी में मिठाई बांट रहे थे। योगी आदित्यनाथ उसकी उच्च स्तरीय जांच करा रहे हैं। देखिए, ये घटना पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कानून व्यवस्था की पोल खोलती है। जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है कि कानून व्यवस्था के ऊपर चुनाव लड़ के आई, कानून व्यवस्था के ऊपर वो मुद्दा बना के आए, तो ये बात साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है। यार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में भी सरकार है, यहाँ पे भी सरकार है। हम लोगों का कहना है कि अगर किसी ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं, सीबीआई जांच के लिए सिफारिश करें, अगर उत्तर प्रदेश की एजेंसी नहीं कर पाती है। और हमारी भी यही मांग है कि इसकी कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह ने कुशीनगर में हुई बाबर की हत्या मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। किसी की जीत पर खुशी मनाने का भी जिस तरीके से बाबर की हत्या हुई है वो निंदनीय है। उनके परिवार को सुरक्षा दी जाए, गवाहों को सुरक्षा भी दी जाए। मैं अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य हूं, सरदार परविंदर सिंह। जो यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है उस पे राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में ही कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए थे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक कुशीनगर से मेरे द्वारा वार्ता की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में संविधान द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदत्त है, वो अधिकार है और वो व्यक्ति किसी भी दल का समर्थन कर सकता है, किसी भी दल को वोट कर सकता है। इस प्रकार की घटना यहाँ पे पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए भी हमने कहा है और साथ में उस परिवार को सुरक्षा कैसे प्रदान हो। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने कार्य में कहीं ऐसा तो नहीं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध एक्शन लेने में लेट हुए हों या अन्य कार्रवाई में लेट हुए, तो उसकी भी जांच करने को हमने जिलाधिकारी को कहा है और उनसे आख्या भी तलब की है। फिलहाल बाबर की मौत पर सरकार ने 2 लाख का मुआवजा देने की बात कही है। वहीं इस मामले में एसओ को लाइन हाजिर और एक दरोगा और सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी प्रदेश की लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है क्या? आखिर एक समाज में बीजेपी के लिए इतनी नफरत क्यों है? वहीं दूसरा सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी सरकार की योजनाओं को इस तरह के कुंठित मानसिकता के लोग इस्तेमाल नहीं करते? आखिर ऐसे घिनौनी हरकतें करने वालों पर लगाम कब लगेगी? कुशीनगर में बाबर की मौत, एक महिला को तलाक देने की धमकी, अमेठी में मां की पिटाई, ये घटनाएं कब रुकेंगी? कब तक संकीर्ण मानसिकता के लोग समाज में वर्चस्व बनाने के चक्कर में ऐसी उलूल जुलूल हरकतें करते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। गोरखपुर जिले में कुछ ऐसा हुआ जिसका जिक्र करते हुए मन अजीब सा होने लगता है। जो ऐसी हरकतें जो पूरे समाज को शर्मसार कर देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ गोरखपुर में, जहां आर्मी में शिक्षक पद पर तैनात धनंजय यादव का शव घर आते ही बवाल हो गया। शहीद का दर्जा, बहन को नौकरी, 50 लाख का मुआवजा देने की मांग तो सही थी, लेकिन फिर उपद्रव का क्या काम था? आखिर ये कौन से देशभक्त के जियाले थे कि सरकारी गाड़ियों को फूंक दिया गया? ये कौन सी देशभक्ति की अपने ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया गया? एक रिपोर्ट आप देखिए। ये नारा लगाते हुए लोग, भारत माता की जयकारों से गूंजती आवाज, लोगों की भीड़, ये मजमा, ये नौजवानों की टोली। एक दिव्यांगत सैनिक धनंजय यादव की मौत के बाद
शहीद का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है। जवान के जनाजे में हजारों की भीड़ शामिल हुई, कांधा देने वालों की लाइन लगी रही। जवान की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए लोग दूर दराज से शिरकत करने आए। हाथों में तिरंगा लिए हुए लोग एक सैनिक की मौत पर जुलूस निकाल रहे थे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तिरंगा में लिपटा हुआ जवान का शव कंधों पर लिए जा रहे हैं। ये सब तो सही था, यहाँ तक सब देशभक्त के पैरोकार लग रहे थे। भारत माता की जयकार करने वाले लोग सच्चे देशभक्त लग रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तस्वीरों के पीछे कुछ लोगों के मंसूबे ठीक नहीं थे। यकीन नहीं हो रहा है तो ये देखिए इस तस्वीर को। सैनिक के जनाजे में आखिर ये मारो मारो की आवाज कैसे आने लगी? जब इन उपद्रवियों की जिद और अना और आगे बढ़ गई तो पुलिस ने भी वही किया जिसकी जरूरत थी। पूरा मामला गोरखपुर का है, जहां सैनिक की मौत के बाद शहीद का दर्जा दिलाने की मांग की जा रही थी। ये वक्त था शपथ ग्रहण के एक दिन पहले का। सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने की साजिश रची जा रही थी। खबरें तो यहाँ तक हैं कि ये साजिश सपा के नेताओं ने रची थी, जिसका खुलासा बाद में LIU की रिपोर्ट में साबित हुआ। LIU की माने तो उसने रिपोर्ट सौंपा है SSP को, जिसमें ड्रोन कैमरे की रिकॉर्डिंग से उपद्रवियों के पहचान पर पुलिस ने 56 लोगों को चिन्हित किया है। इसके बाद 56 नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन नामजद आरोपियों में 1 दर्जन से ज्यादा सपा के नेता बताए जा रहे हैं। ये उस मामले में पुलिस ने अभी तक 14 लोगों को अरेस्ट किया है और वीडियो और फुटेज के आधार पे अन्य लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। 3 लोगों के खिलाफ 25-25 हज़ार रुपये का नकद पुरस्कार घोषित किया गया है। कई लोग इसमें फरार हैं जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है और प्रतिदिन हम दबिशें कई दे रहे हैं अलग अलग जनपदों में। जो भी लोग इसमें लिप्त रहे हैं उपद्रव करने में, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने में, प्राइवेट संपत्ति को नुकसान करने में, उन लोगों के खिलाफ 6 मुकदमे चौरी चौरा थाने पर दर्ज हुए हैं और 1 मुकदमा RPF की तरफ से दर्ज किया गया है। जवान के पिता लगातार उन उपद्रवियों को लगातार ऐसी हरकतों से बाज आने की सलाह दे रहे थे, लेकिन कुछ उपद्रवी थे कि मानने को तैयार नहीं थे। उपद्रवियों ने पथराव किया, 10 गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आगजनी की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर स्थिति पर काबू पाया। पुलिस ने सपा नेता और उपद्रवियों पर साजिश रचने और हत्या के प्रयास के साथ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया है। पुलिस ने कई पर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित किया है और 14 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बाकी की तलाश जारी है। चौरी चौरा में जो कानून व्यवस्था जितने लोगों ने प्रभावित की गई थी और जो घटना को अंजाम दिया था उनका चयन हम लोगों ने CCTV कैमरा के फुटेज से, वीडियो रिकॉर्डिंग जो हुई थी उससे किया और उसके बाद उनको नामजद किया है और FIR दर्ज हुई है और उनकी कुछ लोगों की गिरफ्तारियाँ पूर्ण हो गई हैं, कुछ लोगों की तलाश अभी जारी है। अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें क्योंकि इसमें मलबा किया गया था, सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाई गई थी, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया गया था, काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी और पथराव भी हुआ था और आगजनी भी की गई थी, तो इसलिए उनके खिलाफ रासुका भी लगाई जाएगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे ऐसे कोई ना करे इसके लिए इसको नज़ीर भी बनाया जाएगा। फौजी की मौत के बाद हुए हंगामे में सपा के जिला अध्यक्ष ने सपा पर लगे आरोप को बेबुनियाद बताया। सपा का नाम खराब करने की पूरी साजिश रची जा रही है। इस मामले में सपा का कोई हाथ नहीं है, ना ही इससे कुछ लेना देना है। देखिए, जो चौरी चौरा की घटना हुई है, जिस तरीके से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है वो एकदम गलत है, निराधार है। चौरी चौरा में जब शहीद की बॉडी आई है, किसी को नहीं पता था कि वो बॉडी एम्बुलेंस से आ रही है, लेकिन जब गोरखपुर वो बॉडी आई और एम्बुलेंस से आई और गांव गई तो एक क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया कि ये तो सेना के किसी भी सैनिक का अपमान है। चूँकि उस बॉडी के साथ सेना का कोई जवान नहीं आया था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया था। मृत्यु का कारण क्या था, परिवार भ्रमित था। इस नाते एक भ्रम की स्थिति फैलती चली गई। अब सवाल उठता है कि फौजी के जनाजे में शामिल होने वाले लोग आए कहां से थे, ये हंगामा और उपद्रव कैसे हुआ। इस घटना के बाद हर तरफ यही जिक्र है कि आखिर ये घटना कहीं प्री प्लान तो नहीं थी। फिलहाल पुलिस ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि ऐसी घटनाओं को पनपने ही क्यों दिया जाता है।
चौरी चौरा मामले में फौजी के मौत के बाद हुए हंगामे के बाद अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है और कार्रवाई शुरू कर चुकी है। तकरीबन 9 से 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और साथ ही जांच के दायरे में जो आ रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यहां तक कि जिलाधिकारी की माने तो NSA तक की कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसके संपत्ति को कुर्क किया जाएगा, क्योंकि सरकारी वाहनों को क्षतिग्रस्त करना और पूरे माहौल को खराब करने की जो कोशिश की गई है उस कोशिश को कहीं ना कहीं नाकाम भी किया गया है और ऐसे सभी तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी कर दिया गया है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। यूपी स्पेशल में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।